अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीयू शोर लेक्चर। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मिड टर्म जो है ना वो होने वाले हैं, डेटशीट भी आ गई। तो ये तो पता नहीं अब आप लोगों की कैसी तैयारी है, ये मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इन माई व्यू मुझे जैसे लगा कि आप मतलब स्टार्टिंग से जो लेक्चर हैं होप सो कंसेप्ट उनके क्लियर हो गए हों। कुछ मेरे लेक्चर लिए होंगे, कुछ और इंस्ट्रक्टर के आपने लिए होंगे यूट्यूब से। ठीक है, तो वो क्या है कि आपके जो फर्स्ट वाले लेक्चर हैं उनके ना कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, किसी हद तक। लेकिन जो लास्ट वाले लेक्चर हैं मुझे लगता है कि वो अभी तक जो हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, ना ही इनके बारे में आपको कंसेप्ट होगा। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है आज लास्ट वाला लेक्चर, मीन टू से कि पहले ये जो लास्ट वाले लेक्चर हैं वो आपके साथ कवर करती हूँ, इनको क्लियर करती हूँ, इनके कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ आपको। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं ये जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी मिड टर्म के। ठीक हो गया, तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मज़ीद जितनी भी लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक हो गया, उससे आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो लेक्चर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज का लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी एक एक वर्ड। ठीक है, तो अच्छे से आपने लेक्चर को वॉच करना है स्टार्ट से लेके एंड तक। अच्छा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जैसे हर लेक्चर में बने होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है, मैंने पहले भी बताया कि जिसके बारे में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होते हैं सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आती है ना तो आपने लिख देना सिंपली द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इसमें टू वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। वो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक और स्टैटिक, देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो वर्ड बन रहे हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रो वन हो गया और स्टैटिक्स दूसरे वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये फिर दो बनते हैं। जो इलेक्ट्रो है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का रेस्ट की हालत में, रेस्ट मीन साकन हालत में, मतलब वो मूव नहीं कर रही अपनी साकन हालत में, रेस्ट की हालत में। ठीक हो गया, तो मैं आपको क्या बताया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से हैं वो वर्ड्स? इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। तो आपने कहना इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। ठीक हो गया, नेक्स्ट इसका मैं आपको बताती हूँ। अब अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को, तो इनकी एक पूरी लाइन बन जाती है। क्या बनती है? देखें, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी। ठीक हो गया, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट की हालत में चार्जेस की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करना। ठीक हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को मिला के पूरी एक लाइन बन गई। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वो टू वर्ड्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रो एंड सेकंड वाला स्टैटिक्स। ठीक हो गया, फिर ही पूरा मुकम्मल बना इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक हो गया, अब इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या एक पूरी लाइन बनती है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अगर आपको आ जाता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपने क्या राइट करना है? सिंपली आपको याद होना चाहिए, अगर तो आपने फुल मार्क्स लेने हैं ना तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैंने बताया इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, उसके बाद ये आपने डेफिनेशन लिखनी। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सिंपली लिख देना है अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, मैं अगेन आपको बता देती हूँ, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, तो ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है। ये तो मैंने आपको बताया ओवरऑल इसका सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, खुद से इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया। ठीक है, अब ये हैंड आउट में नहीं बताया हुआ आपको, ये मैंने खुद से आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पूछा जाए
तो आपने क्या लिखना है, सिंपली आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। वैसे आपको पता ना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रो और स्टैटिक, टू वर्ड कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और एक का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरे स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। क्लियर हो गया? मैंने एक ही चीज़ को 3-4 दफ़ा बता दिया तो आपको तो याद भी हो जाना चाहिए। डेफिनेशन अगेन बता देती हूँ। A branch of physics which deal with the study of charge at rest under the action of electric force is known as electrostatic। ये आपने अपनी हैंड आउट में जो है ना लिख लेनी है या अपनी कॉपी पर लिख लेनी है, तो पेपर वाले दिन आपने इसको देख लेना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब हम हैंड आउट को पढ़ लेते हैं ज़रा, ठीक है। फर्स्ट वाला है लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये रिपेल और अट्रैक्ट का क्या आप इसमें इशू है, ठीक है। तो रिपेल वो होता है मतलब कि प्लस प्लस, मतलब ये सेम सेम चार्जेस है ना, तो ये क्या करेंगे आपस में रिपेल करेंगे। और जो अट्रैक्ट होता है वो मतलब फ़र्ज़ करें एक प्लस का और एक पॉजिटिव का साइन है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। देखें, अगर आपका मतलब आपके बैच की कोई लड़की आपके साथ पढ़ रही है, फ़र्ज़ करें कि आपका सेमेस्टर 3rd है तो साथ वाले का भी 3rd सेमेस्टर है, तो वो क्या हो गया, सेम हो गए ना आप, मतलब सेम चीज़ आ गई। इसी तरह से सेम चार्जेस की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक हो गया। सच में नहीं रिपेल होता है ऐसे। और अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ पे किसी से लड़की से बात करते हो, गर्ल से, ठीक है, तो क्या कहती हैं आप उसे फ़र्ज़ करें उसका सेमेस्टर पूछते हैं, आपका सेमेस्टर 3rd है उसका 2nd है, डिफरेंट हो गया ना सारा कुछ। तो ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डिफरेंट हो गया आपका, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये होता है रिपेल और अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, बट बाय हाउ मच। लेकिन ये ऐसा क्यों है? कोम्बल लॉ से डैट, जो कॉलम्स लॉ है वो क्या कहता है, दिस डिपेंड बोथ अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो कॉलम्स लॉ है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है टू चार्जेस की स्ट्रेंथ पर, ठीक है, और उसके फासले में और डिस्टेंस पर, उनके दरमियान कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है और कितना स्ट्रेंथ है, इस लिहाज से। अब इन मैथमेटिकल टर्म्स अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, ये तो वैसे उन्होंने कॉलम्स लॉ का बताया ना, अगर हम डेफिनेशन इस तरह से बनाए कॉलम्स लॉ जो है, अगर हम मैथमेटिकल में देखें तो क्या इन मैथमेटिकल टर्म एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये एफ इधर फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये साइन भी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। Q1 और Q2 इधर दो चार्जेस हैं, Q1 फर्स्ट वाला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, तो यहाँ पे दो चार्जेस हो गए Q1 एंड Q2, और ये R जो है इसका रेडियस है, इसका जो उसने रेडियस कवर किया हुआ है उसका स्केल, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वलिटी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केल। अब एफ वैसे ही आ गया, फोर्स वैसे की वैसे आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जब साइन ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है, इसकी जगह के आ जाता है, के लगा देते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक हो, या मतलब के इसका लगा देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह के लगा दी। उसके बाद Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये था, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, वो आपने इसका लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आए, बाकी ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल टेक डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट वी चूज इन द MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज है उसको मेजर किया जाता है इन कॉलम, ठीक है। कॉलम क्या है, ये किसका यूनिट है कॉलम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, इनकी सैम्पल जो होती है क्यू होती है, ठीक है, और ऐसा यूनिट उसका कॉलम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, वो लिख लें। इलेक्ट्रिक चार्ज की आप डेफिनेशन नोट कर लें। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कॉज देम टू एक्सपीरियंस अ force when placed in an electric magnetic field। जब इनको एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी हैं सब एटॉमिक के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। मतलब आप ना इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर डेफिनेशन आ जाए ना तो अपनी ये लिख देनी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कॉज देम टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ये होगी इसकी डेफिनेशन। बाकी आपको पता होना चाहिए कि इसकी सैम्पल क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की,
क्यू से ज़ाहिर करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे यूनिट इसका कॉलम होता है और कॉलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने आपको इसका ओवरऑल बता दिया ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसके सैम्पल क्या होता है, यूनिट क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या, ठीक है। तो अब हम जरा हैंड आउट वाले को भी पढ़ लेते हैं। इन द एम के एस सिस्टम चार्ज इज मेजर्ड इन कॉलम्स। जो एम के एस सिस्टम में अगर देखा जाए तो चार्ज को मेजर किया जाता है कॉलम्स में, ठीक है। एंड के जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πe0। के इज इक्वल टू 1/4πe0। इसका आपने वैल्यू याद रखनी। उसके बाद विद E0, ई जो E0 का मतलब है, ज़ीरो का मतलब होता है लोएस्ट, बहुत ज़्यादा कम से कम वैल्यू इस चीज़ की, ठीक है। तो ई की जो है वो ज़्यादा कम वैल्यू है, तो आपने वैसे याद रखना है कि E0 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास थी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड हेंस के इज इक्वल टू, फिर इसकी ये वैल्यू बनेगी 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, E0 की भी, E0 जो है इसको E0 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद के की वैल्यू याद रखनी है। ये दो चीज़ें होंगी इधर। और इसका जो एम के एस सिस्टम है उसमें इसको कॉलम में मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक को। अभी तक यहाँ तक जो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स, ठीक है, उसकी सैम्पल्स वगैरह, और यहाँ तक हम हैंड आउट वाला पढ़ लिया। देखिए मैं आपको खुद से भी क्यों बता रही हूँ, आपके कंसेप्ट क्यों क्लियर करवा रही हूँ, कि अगर फिजिक्स का पेपर जो है मतलब ओवर हैंड आउट्स में से नहीं भी आता, ठीक है, तो कुछ कंसेप्चुअल आ जाता तो आप कर सकें। देखें इतना इसी एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया, लेकिन ज़्यादा यही कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। द सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेविटी एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नॉट मैसेज आर द सोर्सेज ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए, आपको पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में फोर्सेज जो है उसकी वैल्यू ये F12 इक्वल टू 1/4π, ये आपने वैल्यू इसकी याद कर लेनी है, ठीक है। इज द फोर्स एग्जिस्टेड बाय ऑन वन वेयर द यूनिट वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12 ऑन, यहाँ से कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको बस वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए कि अगर फोर्सेस जो है वैल्यू क्या होती है, 1/4πe0। और आगे ये Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, R इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या होंगी, R12 जो है इसे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपने अपनी कॉपी पे कर लेना। लेकिन वो कह रहे हैं कि फोर्स एग्जर्टेड बाय 2 on 1, ये दोनों क्या है, फोर्सेस जो है एग्जर्ट कर रही हैं एक दूसरे पे। अच्छा यहाँ से कुछ भी ज़रूरी नहीं इतना, यहाँ से देखते हैं। बाय न्यूटन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक F12 इज इक्वल टू -F21। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या था कि ऑपोजिट डायरेक्शन थी, कोई भी फोर्सेस थी आपस में कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई, ठीक है। तो ए की फोर्स जो है पॉजिटिव फॉर्म में, अब ये F12 है, इसके साथ प्लस का ऑप्शन नहीं है, जिसके साथ नहीं होता मतलब उसके साथ जो प्लस है मतलब पॉजिटिव का चार्ज है। लेकिन जो ये देखिए साथ में माइनस का लगा हुआ है ना, तो एक जो F12 है उसके साथ प्लस का, चाहे नहीं भी शो हो रहा हमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिसके साथ कोई भी सैम्पल नहीं होती उसके साथ प्लस का ऑप्शन ज़रूर होता है, ठीक है। तो एक जो है माइनस का F21 है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फोर्सेस थी, दो फोर्सेस थी, इन्होंने क्या किया, कोलाइड किया आपस में, लेकिन इनकी अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव में, वो पॉजिटिव फॉर्म में मूव कर रही हैं, ठीक हो गया। जैसे कि ए की वैल्यू है, ए की 21 है, तो ये डिफरेंट होगी ना क्वांटिटी, ठीक हो गया। ये है थर्ड लॉ। तो अगर ऐसे ही हम देखेंगे तो फॉर मेनी चार्जेस द फोर्स ऑन चार्ज 1 इज गिवन बाय, इसी तरह से ये F1 इसकी टोटल फोर्सेज होगी, आगे उसकी सारी फोर्सेज इसी तरह से आ जाएंगी, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट में से कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं, बस अपने वेक्टर फॉर्म में F12 की वैल्यू याद रखनी है। देन थर्ड वाला देख रहे चार्ज इज क्वांटाइज। आपने ये क्विज याद रखना है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको पता नहीं चाहिए चार्ज इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या, दिस मीन डैट चार्ज कम इन सर्टन यूनिट्स ओनली। जो चार्ज है वो किसके फॉर्म में मिलते हैं, सिर्फ ओनली सर्टन यूनिट्स में हमें मिलते हैं, याद रखना है अपने यूनिट्स में। उसके बाद सो द साइज ऑफ आ चार्ज कैन ओनली बी, तो चार्ज का जो साइज़ होता है वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, प्लस माइनस पॉजिटिव में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 वाला 3 इस तरह से चलते जाते हैं सोन। तो आपको याद रखना है कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज होते हैं हमें सिर्फ यूनिट्स की फॉर्म में मिलते हैं। वेयर ई, यहाँ पे ई की वैल्यू है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर। यहाँ पे वैल्यूज़ आपने वैल्यूज़ की जो है याद रखनी है कि जो इसकी वैल्यू थी वो ये थी, क्योंकि ये MCQs में आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ प्रोटॉन। बाय डेफिनेशन वी कॉल द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन पॉजिटिव, दिस मेक्स द चार्ज ऑन अ
एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ से जो याद करने वाला था ये था कि चार्ज होते हैं क्वांटाइज होते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ हमें सर्टन यूनिट्स में ही मिलते हैं, ठीक, और कम्स बाकी क्या अपने वैल्यू याद रख हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो है वो कंजर्व होते हैं। दिस मीन डैट चार्ज इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ये याद रखना है, चार्ज ना तो क्रिएट किए जाते हैं ना तो पैदा होते हैं, ना ही ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही ये तबाह होते हैं, ठीक हो गया, जस्ट कंजर्व्ड होते हैं। ये एक एमसीक्यूज बन गया, याद रखना। इक्विवेलेंटली इन एनी पॉसिबल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में अगर देखा जाए, द टोटल चार्ज एट एन अर्लियर टाइम इज इक्वल टू द चार्ज एट अ लेटर टाइम, जो इसका पहले वाला टाइम होता है अर्लियर टाइम जो है वो उसके लास्ट वाले आखिर मतलब लेटर टाइम उसके बाद वाले टाइम के इक्वल ही होता है। फॉर एग्जांपल इन एनी ऑफ द रिएक्शन बिलो द इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। यहाँ से देख लेते हैं, ये जो ई वाली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है, मतलब हमारे पास दो कोई भी चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो आर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है गैमा रेज है, ठीक है, इनको गैमा बोलते हैं, गैमा रेज, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव, उस ये यहाँ से कुछ भी करने वाला नहीं है। उसके बाद आपने ये पाई ही क्या ऑप्शन है, ठीक है, और इसको ऊपर ज़ीरो वैल्यू दी हुई है, H2 प्लस H2 इंटू H3 प्लस P। ये कैसे बना है कि टू फॉर्म जो थे हमारे पास H3 बन गया, कैसे, ये देखें, पहले हमारे पास 2H3, एक H, दोनों के ऊपर 2 की पावर है, ठीक है, तो एक H2 वैसे ही और साथ में इससे इसने ले लिया तो H3 हो गया, प्लस साथ में P वैसे ही आ गया, मतलब एज आ उसने बाहर निकाल लिया उसको कोई भी सैम्पल दे के, सैम्पल का नेम दे के। तो जी यहाँ से जो करने वाला आपने बस याद रखना कि चार्ज कंजर्व होते हैं, ना तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही ये क्रिएट किए जाते हैं, बस, और कुछ भी इसमें ज़रूरी नहीं। उसके बाद फील्ड वाला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो फील्ड वाला ऑप्शन है ना, ये एग्जाम्पल दी हुई है, 3-4 एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल है किसकी एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एग्जाम्पल्स है सारी, ठीक है। चले मैं आपको रीड करवा देती हूँ। The simplest example is that of a scalar field which is a single number for any value of x, y, z, t। एग्जाम्पल ये भी देखने हैं। अब यहाँ से सही इसके एग्जाम्पल है, स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। टेम्परेचर इनसाइड अ रूम, एक रूम के इनसाइड जो टेम्परेचर है, फर्स्ट करें वो टी है, और इसके अंदर जो है वो सारे एक्स वाई जी टी ये जो है, अच्छा, डेंसिटी इन आ ब्लोइंग वाइंड। उसके बाद देर आर आल्सो वेक्टर फील्ड विच कंप्राइज ऑफ 3 नंबर एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी टी। यहाँ से जो करने वाले हैं ना, आपने बस ये एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक में थी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है, वहाँ से बिलोंग करती हैं ये सारी, ठीक है। और इसमें से कुछ भी ज़रूरी ना ही क्विज आने वाला है, बस हमने बस याद रखनी है, इस वजह से मैंने हाईलाइट कर दी, मतलब कि ये एग्जाम्पल किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, उसके बाद 6 वाला देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जाम्पल है एक वेक्टर फील्ड की, ये भी अपनी एग्जाम्पल याद रखनी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी एग्जाम्पल है, वेक्टर फील्ड की। एंड विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्पज, और ये हमारे पर्पज़ के लिए, हमारे मकसद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं दी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, वो अपनी हैंड नोट में नोट कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद है यहाँ से जो करने वाला है, ये क्यू जो है ये चार्जेस होते हैं, मैंने पहले भी बताया क्यू यहाँ पे चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेयर क्यू नॉट इज़ वेरी स्मॉल, ये ज़ीरो जो ज़ीरो होता है ना, अगर किसी भी वैल्यू के साथ लग जाए पावर बन के, तो वो वही बहुत ज़्यादा उसकी स्मॉल वैल्यू बन जाती है। ज़ीरो की सारी सी बात है, ज़ीरो की कोई वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू नहीं होती, ये सबसे लीस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो करने वाला था ना, बस हमने ये याद रखना क्यू ज़ीरो जो है उसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है, जो मैंने हाईलाइट किया बस, और इसमें कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट जो मैंने हाईलाइट नहीं किया वो बस एक दफ़ा रीड कर लेना है। टिपिकल वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्विज़ है, बहुत ही अहम क्विज़ है, मतलब ये बहुत अहम टॉपिक है, यहाँ से 7 वाला पॉइंट, तो ये इस वजह से मैंने सारा ही हाईलाइट किया हुआ है। मतलब आपको पावर इस तरह की वैल्यू दी होंगी कि क्विज़ आ सकता है। इनसाइड एन एटम,
गिव द आर द वैल्यू इज, मतलब एक एटम के साइड पे जो वैल्यू है वो कौन सी होती है, 10⁵ न्यूटन पर कॉलम, 10⁵ न्यूटन पर कॉलम, या इस तरह से, ठीक है, आपको दी होंगी। तो आपने याद रखना है कि इनसाइड एन एटम जो थी उसकी वैल्यू 10⁻11 न्यूटन पर कॉलम थी, और इनसाइड टीवी ट्यूब जो थे उसकी वैल्यू 10⁵ ठीक है। एटमोसफेयर जो है उसमें 10⁻2 इनसाइड वायर, और एक वायर के इनसाइड जो है 10⁻⁻2, ठीक हो गया। और ये आपने ये साथ में जो इसके यूनिट याद रखने हैं, यूनिट तो सेम ही है सबके, न्यूटन पर कॉलम, न्यूटन पर कॉलम। तो ये है MCQs, ये आपने अच्छे से देख लेना है। टिपिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं मेजरिंग चार्ज। वन वे टू डू दिस इज़ टू बैलेंस द ग्रेविटेशन फोर्स पुलिंग। ये बहुत मतलब इसमें पता क्या करने वाला है, मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, बड़ा रीड आप खुद कर लेना। देखिए ये आपको सेंटर पे कोई पोजीशन, कोई बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है, साथ में ही कुछ एरोज बने हुए हैं, ठीक है। ये जो है इसका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही स्मॉल है, एक ही जो है बिग है, साथ में mg क्या, m मीन मैस है और g मीन ग्रेविटी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी बॉडी सेंटर में पड़ी हुई है और वो जो है उसकी ग्रेविटी शो करवा रही है, और यहाँ से जो करने वाली चीज़ है कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना तो वो पेपर में आपको इस तरह के डायग्राम बना के देंगे कि लीजिए आप ये डायग्राम हमने आपको दी हुई है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज़ है तो क्या नहीं, ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद 9 वाला है, आपने देख लेना है कि टोटल जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये E जो है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है, E1 + E2 E3 इस तरह से चलते जाते हैं। उसके बाद हेयर RI इज़ द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखना कि जो RI है ना यहाँ पे इन वैल्यूज़ में, ये देखें इनके अंदर E = सिग्मा EI = K, तो ये सारा क्या है, यहाँ पे जो RI है वो यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। Let us apply the principle we have just learned to a system of two charge। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चलें आप फर्ज करें हम ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रिंसिपल है वी हैव जस्ट लर्न जो कि हम सीखेंगे। टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का जो सिस्टम, ये प्लस क्यू जो एक चार्ज है, माइनस क्यू जो है ये दूसरा चार्ज है, लेकिन इन दोनों की क्या है आपस में, दोनों की साइन जो है चेंज हुई हैं। तो ये साइन चेंज है तो क्या हुआ, इन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं विच आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस, जो कि एक डिस्टेंस D से सेपरेट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। सी डायग्राम देखें, ये डायग्राम देख लेते हैं। टू चार्जेस हैं, एक प्लस वाला है, ठीक है, एक माइनस वाला है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है प्लस से लेके माइनस तक के दरमियान जो डिस्टेंस है लाइन में वो क्या है, D है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं, अच्छा वो कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्जेस आर इक्वल, कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, दोनों चार्जेस का इक्वल है। ये देखिए मैग्नीट्यूड मतलब प्लस से लेके माइनस तक जो भी लाइन के दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल है, ये नहीं कि प्लस का ज़्यादा और माइनस का कम है, माइनस का ज़्यादा या प्लस वाले साइन का कम है, ऐसा नहीं है, दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस इक्वल है। सेंटर में आपको लाइन भी नज़र आ रही होगी जो एक्स एक्सिस पर बड़े हुए हैं, एक्स एक्सिस पर ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है सेम है, मतलब चार्जेस दोनों के इक्वल हैं। अब ये E+ = E- 1/4, ये सारी वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ये आपने अपनी कॉपी पेंसिल पे इसको हल कर लेने, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मतलब 1/4πE0 इस x², ठीक है, ये r² की जगह x² आ गया, प्लस D/2 × 2, ये पावर जो है उसने बाहर निकाल दी है इसकी। द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इसको हल करेंगे। ये आपने सारा जो अपनी कॉपी पे हल कर लेना है, ये मे भी आ जाए मे भी ना भी आए, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बाकी आपने इसको ना एक दफ़ा अपनी कॉपी पेंसिल पे कर लेके इसको हल कर लेना। मेन जो यहाँ पे पॉइंट है समझाने वाला कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस D है और वो एक्स एक्सिस पर पड़े हुए हैं। ये देखें ये सेंटर पे जो एक्स एक्सिस, इन दोनों के दरमियान जो R जो है इसका रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से जो डॉट्स बने हुए हैं ना आपको, ये इनके इलेक्ट्रिक फील्ड पे शो करवा रहे हैं, जितना एंगल उधर है उतना ही इधर है, तो ये क्या इक्वल है, मतलब इनके जो एंगल्स हैं इनका डिस्टेंस जो है वो क्या है, चार्जेस सारे इक्वल हैं।
उसके बाद है 11 वाला पॉइंट है द रिजल्ट अबव इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डिस्कस इट फर्दर। इसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें फर्दर इसको डिस्कस करना है। इन पर्टिकुलर व्हाट हैपन इफ वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल मीनिंग। उसके बाद लेट अस यहाँ से जो करने वाला ना स्टूडेंट्स आपने पता क्या करना है, यहाँ से इसको पढ़ लेना और यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये सारी वैल्यू आपने कॉपी पेंसिल पे खुद हल कर लेनी है, ठीक है। ज़रा गौर करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सारी ई वाली जो वैल्यू थी ना, ये पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये उठा के इक्वल्स के बाद जो है उठा के सेम वैसे ही रख दी है, ठीक है। 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई 2x कर दिया उन्होंने, और ऊपर जो उसका लास्ट में स्क्वायर था वो, फिर एक ब्रैकेट, फिर -3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से, फिर इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट एक्स क्यूब पी बाई एक्स क्यूब, ये आ गया, कैंसिल आउट होगी। जब ये अपनी कॉपी पेंसिल के साथ मतलब इसको हल करेंगे ना आप कॉपी पेंसिल लेके, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं और तो लास्ट में ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट पी इंटू एक्स क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा 12 वाला है it is easy to find the torque experienced by an electric dipole that is placed in a uniform electric field. The magnitude is, ये वाला सारा इसका मैग्नीट्यूड आया, T इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डी, एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस एफ डी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल एफ डी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, वो साइड पे आ गया, और एफ डी जो है वो भी हमने कॉमन ले लिया, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, सीधी सी बात है। एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन, इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है और प्लेन में। हेयर थीटा जो है, ये जो एंगल है इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो टी इज इक्वल टू, यानी टॉर्क इसका है इंटू क्यू पी ई इज। अच्छा यहाँ से जो करने वाली चीज़ है ना, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने बताया हुआ किस तरह से आप वैल्यू को ना सोल्व कर सकते हैं। तो इन माई व्यू अगर देखा जाए, ये जो लेसन है ना, इसमें जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है करने वाली, अपने माइंड में रखने वाली, ठीक है, जो फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, ठीक हो गया। इस इलेक्ट्रो वर्ड है कम्बिनेशन टू वर्ड, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक का, ये पता होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेशन इसकी, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका ऐसे यूनिट क्या है, उसका ऐसे यूनिट कॉलम होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने कुछ वैल्यूज़ जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये वाली अपनी याद रखनी, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, और जो MCQs हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ये वो जो मैंने सारा समझाया हुआ है ना, ये ज़रूरी है। बाकी ये इतना जो उन्होंने हल किया हुआ है ना, ये वैल्यूज़ वगैरह ये नहीं आती होती इतनी ज़्यादा पेपर में भी आ जाएँ, लेकिन जो व्यू का पेपर होता है वो ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता, ठीक हो गया। तो आपने जो है ना इसको अच्छे से देख लेना एक दफ़ा, ये भी अहम चैप्टर है। तो मैंने ना इसी वजह से ये लेसन बना दिया था, मतलब आपके साथ शेयर किया कि आपकी तैयारी जो जल्दी से हो जाए, क्योंकि पहले लेक्चर तो आपने ले लिए होंगे किसी और इंस्ट्रक्टर के, या मेरे भी अपने में भी लिए हों, लेकिन लास्ट वाले का आपको अभी तक आइडिया नहीं होगा। इस वजह से मैंने अपना थोड़ा सा नॉलेज जो है आपके साथ शेयर किया, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और काइंडली मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आई भी है या नहीं आई। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज कि बहुत मेहनत से लेक्चर बनाती हूँ मैं, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।